नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद शिवा में। आज का मेरा नया टॉपिक है मियोसिस, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन दो प्रकार के होते हैं, एक मियोसिस, एक माइटोसिस। हम माइटोसिस पढ़ चुके हैं। माइटोसिस में एक सेल से दो सेल बनते हैं, जबकि मियोसिस से एक सेल से 4 सेल बनते हैं। ठीक है, एक कहानी के रूप में हम मियोसिस को समझेंगे। एक फैमिली को लेके चलते हैं, एक वरुण और प्रीति। एक वरुण नाम का लड़का है और एक प्रीति नाम की लड़की है। ठीक है, कौन है? एक प्रीति है, एक वरुण है। दोनों ही हस्बैंड वाइफ है। इनसे एक बच्चा हुआ जिसका नाम रख देते हैं डुग्गू। ठीक है, ठीक है। जो डुग्गू है, डुग्गू के पास दोनों के डीएनए का मिक्स कॉम्बिनेशन होगा, यानी दोनों के हेरिटेज होंगे। इसमें मिक्स डीएनए होंगे। डीएनए कैसे होंगे? इसमें माता के भी होंगे, माँ के भी होंगे और फादर के भी होंगे। दोनों के मिक्स डीएनए डुग्गू के अंदर पाए जाएंगे। इसी प्रकार वरुण के जो डीएनए होंगे उसके माता पिता से मिले होंगे, मम्मा से और पापा से। दोनों से मिक्स होके वरुण को डीएनए मिले होंगे। ठीक है, इसी प्रकार प्रीति के साथ है। प्रीति के भी मम्मा पापा होंगे, उनसे प्रीति को भी मिक्स होके डीएनए मिले होंगे। ठीक है, आप समझने की कोशिश करना। शरीर में कि एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स। 46 क्रोमोसोम्स में से 23 मम्मा के होते हैं और 23 पापा के होते हैं। मतलब ये कह सकते हैं अपन इसको कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 23 में से 22 पेयर में बने रहते हैं और जो 23rd पेयर होता है वो XY का होता है या XX का होता है। अगर XY का होता है तो मेल पैदा होता है, लड़का पैदा होता है, और अगर X होता है, XX होता है, तो लड़की पैदा होती है। समझ में आ रही बात? 23 पेयर हैं। 23 पेयर्स में 22 तो पेयर एक्स एक मेल के होंगे, ऐसे होता है। ये ऐसे ऐसे पेयर में रहते हैं क्रोमोसोम्स। ये ऐसे पेयर में कितने होंगे ऐसे पेयर? ये होंगे 23 पेयर्स, 22 पेयर सॉरी। ठीक है, तो ये किसका है? एक हुआ पापा मेल का, एक हुआ फीमेल का। ऐसे एक हुआ मेल का, एक हुआ फीमेल का। ऐसे एक हुआ मेल का, एक हुआ फीमेल का। ऐसे 22 पेयर हो गए। ठीक है, और जो दूसरा जो 23rd पेयर होता है वो XX होता है या XY होता है। चूंकि वरुण के पास गया Y क्रोमोसोम्स, इसलिए वो लड़का है। ठीक है, वरुण के पास गया Y क्रोमोसोम्स, इसलिए वो लड़का है। इसी प्रकार इसके माता पिता के इसके पास गए X क्रोमोसोम्स। X क्रोमोसोम गया, Y नहीं गया, इसलिए प्रीति लड़की है। ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर इसके बाद जब इनका बच्चा हुआ तो इसमें भी वरुण का Y क्रोमोसोम चला गया, तभी डुग्गू लड़का है। क्लियर? अब दूसरी चीज समझते हैं। ये अपन ने समझ लिया कैसे पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अब समझेंगे जर्म सेल्स। जर्म सेल्स वह सेल होती हैं जो रिप्रोडक्शन की सेल्स बनाने में काम आती हैं। क्या? रिप्रोडक्शन की सेल्स बनाने में काम होती है। अब रिप्रोडक्टिव सेल्स कौन सी होती हैं? स्पर्म होती है और ओवम होती है। ठीक है, स्पर्म होती है, ओवम होती है, ये जर्म सेल होती है। जर्म सेल से स्पर्म और ओवा का बनना मियोसिस डिवीजन के द्वारा होता है।
मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा होता है। बात क्लियर है? इतना सब क्लियर हो गया होगा। जर्म सेल से स्पर्म या ओवा का बनना मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा होता है। अब आगे चल के हम क्या पढ़ेंगे, मियोसिस क्या होता है, ये कैसे डिवीजन होता है, ठीक है ना, इसका डिवीजन कैसे होता है, कैसे एक सेल से 4 सेल बनते हैं और कैसे एक डिप्लॉइड सेल, कैसे डिप्लॉइड सेल हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट होती है। ठीक है, अभी हमने पहले पढ़ लिया है मियोसिस क्या होता है। जर्म सेल से स्पर्म या ओवा का बनना किस डिवीजन के द्वारा हो रहा है? सेल डिवीजन के द्वारा, या फिर वह सेल डिवीजन जिससे एक सेल से 4 डॉटर सेल बनते हैं, जिससे एक सेल से 4 डॉटर सेल बनते हैं, ठीक है, उसको मियोसिस सेल डिवीजन कहते हैं। इसमें एक और अंतर है, इसमें जो जर्म सेल है इसमें 46 क्रोमोसोम्स होंगे, लेकिन जो ये 4 डॉटर सेल होंगे इसमें 23 क्रोमोसोम्स होंगे। क्लियर? ठीक है, अब देखें कि मियोसिस का डिवीजन कैसे होता है। हमने पहले पढ़ लिया सेल साइकिल। सेल साइकिल में हमने पढ़ा था इंटरफेस। इंटरफेस के बाद होता है मियोसिस होगा या माइटोसिस होगा। तो इंटरफेस के बाद अगर मियोसिस होता है तो मियोसिस में मियोसिस 1 होता है और मियोसिस 2 होता है। ठीक है, जो मियोसिस 1 होता है इसमें भी 5 स्टेज होती हैं। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 और साइटोकाइनेसिस 1। ठीक है, जो मियोसिस 1 में है प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 और साइटोकाइनेसिस 1। ठीक है, फिर इसके बाद दोबारा से इसमें डिवीजन होता है। दोबारा से इसमें मियोसिस 1 में के बाद मियोसिस 2 में डिवाइड होता है, जिससे फिर से ये डिवीजन होता है। कैसे? प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 एंड साइटोकाइनेसिस 2। जब ये मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाता है तब ये 4 हैप्लॉइड सेल बनाते हैं। हैप्लॉइड मतलब जिसमें क्रोमोसोम्स की संख्या आधे होती है, 46 की जगह 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, उनको हैप्लॉइड कहते हैं। और जिनमें 46 क्रोमोसोम होते हैं उन्हें डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? अब हम इसको फर्दर पढ़ेंगे। इंटरफेज में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो सेल्स की इंटरफेज का टाइमिंग हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये कितने आवर्स का होता है? 24 आवर्स का होता है। 24 आवर्स में से सबसे ज़्यादा समय ग्रोथ फेज में लगता है। हमने इंटरफेस पहले भी पढ़ चुके हैं। इंटरफेस कितने में डिवाइड होता है? G1 S G2। अगर आपको ये पढ़ना है तो मेरे पिछले वाले लेक्चर को ज़रूर स्टडी करिएगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। मतलब G1 मतलब होता है ग्रोथ फेज, बहुत शॉर्ट में पढ़ाऊँगी। S फेज सिंथेटिक फेज और G2 फेज भी ग्रोथ ओवर फेज होती है। तो ग्रोथ फेज में क्या होता है? जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं न्यूक्लियस सेल तैयार होता है, अपनी जो कंटेंट है उसको बढ़ाता है, खाने पीने की क्षमता को बढ़ाता है। ये ग्रोथ फेज 1 में होता है। एस फेज मतलब सिंथेसिस फेज होती है। जो सिंथेसिस फेज, ये समझ लो एक जर्म सेल ले ली हमने। यहाँ पर क्या ले ली? एक जर्म सेल ले ली। उसमें कितने क्रोमोसोम्स है? 46 क्रोमोसोम्स है। एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स है, लेकिन पॉसिबल नहीं है कि यहाँ 46 क्रोमोसोम इसमें बनाए जाएं, इसलिए हमने केवल 4 क्रोमोसोम्स लिए हैं, 2 फादर के और 2 मदर के। ठीक है,
तो 2 फादर के और 2 मदर के क्रोमोसोम्स लिए गए हैं और ये जर्म सेल्स है, ठीक है। तो 2 होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। होमोलोगस मतलब क्या होता है, एक मदर का और एक फादर का जो पेयर होता है इसको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। जो एक मदर का और एक फादर का जो क्रोमोसोम्स होता है इसको पेयर कहते हैं। पेयर किसका, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये जर्म सेल है, जर्म सेल हो गई। अब इसके बाद जर्म सेल्स आई इंटरफेज में। इंटरफेज में ग्रोथ फेज में आई, ग्रोथ फेज में उसने अपने आप को तैयार किया। फिर आई सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज में क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। 2 बहुत ज़रूरी काम होते हैं। एक तो यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, मतलब ये दुगने हो जाते हैं। पहले पढ़ा चुकी हूँ, 46 से दुगने हो जाएंगे, 92 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। तो 46 मेल के फादर के और 46 क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम मदर के और 46 क्रोमोसोम्स फादर के हो जाते हैं। ये कैसे होता है, जैसे ये अभी क्या है, क्रोमोसोम से बटा हुआ, ये क्या है, ये क्रोमोसोम है। ये आगे चला तो ये क्या करेगा, फैल जाएगा क्रोमोसोम्स क्रोमैटिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे समझना इसको। चलो इसी को हम स्ट्रक्चर बना के दिखा रही है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, मैंने यहाँ बना रही हूँ, ठीक है। ये समझ लो, ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है। ये क्रोमोसोम्स क्या होगा, डबल हो जाएगा, ये दुगना हो जाएगा। कैसे डबल हो जाएगा, ये ऐसे करके, ये तो ये क्या बन गए, इनको कहते हैं, जब ये 2 बन गए तो इसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड। और जो यहाँ बीच में कट रहा है ना, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। एक क्रोमोसोम था, एक क्रोमोसोम खुल के क्या हुआ, उसने क्रोमैटिन में बदल गया, क्रोमैटिड में बदल गया, क्रोमैटिड बदल के फिर ये दुगना हो गया। दुगना हुआ तो बनाया उसे सिस्टर क्रोमैटिड। सिस्टर क्रोमैटिड, एक जो क्रोमैटिड है वो आपस में टकराया, बीच में कट किया, तो वो जुड़ा हुआ है किससे, सेंट्रोमियर से, ठीक है। ये सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही हो गए 92 क्रोमोसोम्स हो गए। दूसरा क्या होता है इसमें जो सेंट्रोसोम है, ये क्या है, एक सेंट्रोसोम, कंफ्यूज मत होना, ये सेंट्रोसोम है, यहाँ जो जुड़ा है सेंट्रोमियर है, ठीक है। और दूसरी बात, ये जब आगे चला तो आगे फिर से ये डेंस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और फिर से ये क्रोमैटिड क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा, ये छोटा 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 ऐसा हो जाएगा, ये घना सा हो जाएगा, कि क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या क्या हुआ इसमें, डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, डीएनए दुगने हो गए, सेंट्रोसोम रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, सेंट्रोसोम 2 में बदल गए, और सिस्टर क्रोमैटिड ऑब्टेन सिस्टर क्रोमैटिड विच इज अटैच बाय सेंट्रोमियर। वही चीज़ बताई, 2 सिस्टर क्रोमैटिड हुई जो कि किससे अटैच है, सेंट्रोमियर से अटैच है। हमने सेल साइकिल पढ़ा था, सेल साइकिल याद करो आप लोग, ये सेल साइकिल था, ठीक है। इसमें ऐसा था, ये मायोसिस एम फेज, G1 S G2, ये पूरी जो साइकिल होती है 24 आवर्स की होती है। तो यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अब यहाँ से इसने एंटर किया मियोसिस के डिवीजन में। एक जर्म सेल ने कहाँ एंटर किया, मियोसिस के डिवीजन में। जर्म सेल या फिर तो ओवा बनाएगी, या फिर तो मेल का रिप्रोडक्टिव सेल बनाएगी, मेल रिप्रोडक्टिव सेल बनाएगी यानी स्पर्म बनाएगी, या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल बनाएगी मतलब ओवम बनाएगी, ठीक है। अब मियोसिस अंदर गई, मियोसिस में 2 फेज पढ़ ली हमने, 2 फेज हैं, एक मियोसिस 1 एक मियोसिस 2। जो मियोसिस 1 है इसको भी 4-5 में बांटा गया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। अब प्रोफेज 1 सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है। क्या होती है, पूरी इसकी लॉन्गेस्ट फेज होती है, एम फेज की, ठीक है, सबसे लंबी फेज होती है। इसी में सब कुछ काम होते हैं। अगर हम और अंदर जाके पढ़ेंगे प्रोफेज को, तो प्रोफेज को भी 5 में डिवाइड किया गया है।
फिर इसको लेप्टोटीन, टू टीन, जाइगोटिन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ठीक है, इन 5 में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। लेकिन ये 5 पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है, प्रोफेज को अपन कंक्लूड करके पढ़ेंगे। प्रोफेज 1 में क्या होता है, जो ये अपने क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स ढीले होके क्रोमेटिड में कन्वर्ट होते हैं और क्रोमेटिड में कन्वर्ट होके ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स दुगने हो जाते हैं। ये हमने पहले सिंथेसिस फेज में पढ़ लिया है। सिंथेसिस फेज में ये दुगने हो गए हैं। देखिए, हमने 46 की जगह 4 क्रोमोसोम लिए हैं, 2 मदर के और 2 फादर के। इसमें क्या होगा, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे करके डिसअपियर होने लगेगी। जो सेंट्रोसोम है, जो बाहरी सेंट्रोसोम है, ये डबल हो जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसमें जो क्रोमोसोम्स है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, वो आपस में जुड़ जाते हैं और अपने जीन्स को एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, अपने जीन्स को क्या कर रहे हैं, वो एक्सचेंज कर रहे हैं। मतलब जो जीन हैं, अभी आगे बताती हूँ मैं कैसे। ठीक है, ये क्या हुआ, ये 2 क्रोमोसोम्स ले लिए, पेरेंट्स सेल है ये, एक मदर का एक फादर का। मदर का फादर का ये क्या करेंगे, आपस में पास आने लगेंगे। जब ये पास आएंगे तो ये जब जुड़ते हैं ना, तो इसको बोलते हैं, जब ये पास आ रहे हैं तो इसको बोलते हैं सिनैप्सिस। क्या बोलते हैं, जब होमोलोगस क्रोमोसोम कम क्लोज टू ईच अदर, सिनॉप्सिस टेक्स प्लेस। क्या होता है, सिनॉप्सिस टेक्स प्लेस। इसको बोलते हैं जब क्लोज टू ईच अदर, जब पास आते हैं ये, तो इनको बोलते हैं सिनॉप्सिस। जब ये पास आ जाते हैं, आपस में टकरा जाते हैं, ये देखो ये टकरा गए, इसको बोलते हैं क्याज़मेटा। और यही अपनी ये जो जीन है, यहाँ का जो जीन, इसको दे देगा, ये ऐसे आपस में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कुछ जीन्स पापा के इसमें आ गए, कुछ जीन्स उसके मदर में चले गए, पापा के मदर में चले गए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसको बोलते हैं होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। मतलब अगर ये आइज़ के कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये वाला एरिया भी आइज़ के कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। और इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं होमोलोगस क्रॉसओवर। क्या बोलते हैं इस पूरी प्रोसेस को, होमोलोगस क्रॉस ओवर। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। प्रोफेज 1 में क्या हुआ, प्रोफेज 1 में क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगी, जो सेंट्रोसोम है ऑपोजिट जाने लगे, और जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उनमें क्या हो गया, जेनेटिक एक्सचेंज हो गया, जीन्स का एक्सचेंज हो गया। ठीक है, इसको अभी बोलेंगे, अब जब ये जुड़ जाएंगे तो इसको बोलेंगे टेट्रेड। क्या बोलते हैं इसको बोलेंगे टेट्रेड। और जब ये अलग अलग हैं तो इसको बोलते हैं बाइवेलेंट। ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी बात क्लियर हो गई होगी। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है होमोलोगस क्रॉसओवर। क्या है इसमें इम्पॉर्टेंट, होमोलोगस क्रॉसओवर। क्रॉसओवर की प्रोसेस इसमें होती है प्रोफेज 1 में। और सबसे बड़ी बात, ये सबसे ज़्यादा लंबी प्रोसेस होती है। फिर प्रोफेज के बाद आता है मेटाफेज। ये प्रोफेज 1 है। प्रोफेज 1 में जो हुआ था, अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये पूरा डिसअपियर हो जाएगा। ये जो सेंट्रोसोम है ये ऑपोजिट टू द पोल चले जाएंगे, एक इस तरफ चला जाएगा, एक इस तरफ चला जाएगा, ऑपोजिट रहेंगे आपस में। दूसरा, ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक लाइन में अरेंज हो जाएंगे। कैसे, एक लाइन में अरेंज, इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज हो जाएंगे। मतलब एक अपनी धरती है, धरती को 2 भागों में डिवाइड किया, ये इस प्लेन को इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, इसमें इस 2 भागों डिवाइड होना इक्वेटोरियल प्लेन कहलाता है। धरती को 2 हिस्सों में बांट दिया, उसको इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं। ऐसे ही ये बढ़ जाता है, ये लाइन में इक्वेटोरियल प्लेन की लाइन में आ जाता है और फिर यहाँ से बट जाता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं आएगा ये अभी नहीं है, ये बाद में होगा। ठीक है, अभी बताएंगे इसको भी। अगर आपने माइटोसिस समझा होगा ना तो आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा।
ये इक्वेटोरियल प्लेन में आ जाते हैं। और माइक्रोट्यूब्यूल जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम से कुछ रेज स्पिंडल फाइबर्स जनरेट हो जाते हैं जो इस पे प्रेशर लगाते हैं, क्रोमोसोम्स को खींचने में प्रेशर लगाते हैं। ठीक है, मेटाफेज 1 में क्या क्या सीख लिया अपन ने, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है, सेंट्रोसोम अपोजिट टू द पोल चले जाते हैं और क्रोमोसोम्स एक इक्वेटर में अरेंज हो जाते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल जनरेट हो जाती है। ठीक है, नाउ अब है थर्ड एनाफेज। एनाफेज में क्या हो रहा है, ये प्रोफेज 1 था, ये मेटाफेज है, ये एनाफेज है 1। एनाफेज में क्या हो रहा है, जो माइक्रोट्यूब्यूल से खींचा तो क्या हुआ, जो होमोलोगस पेयर पढ़ाए थे हमने, होमोलोगस क्रोमोसोम पढ़ाए थे ना, कि एक मदर का एक फादर का, स्टार्टिंग में हमने पढ़ाया था एक पेयर मदर का होगा और एक पेयर फादर का होगा, यही पढ़ाया था। इसको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब क्या होंगे, ये अलग अलग हो जाएंगे, एक साइड मदर का पहुंच जाएगा, एक साइड फादर का पहुंच जाएगा। ठीक है, एक साइड मदर का पहुंच गया, एक साइड फादर का पहुंच गया। और दूसरा क्या हो जाएगा, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड स्ट्रेच द क्रोमोसोम टू सेंट्रोसोम साइड। सेंट्रोसोम की तरह ये साइड, आधे इस साइड आ जाएंगे और आधे इस साइड आ जाएंगे, मतलब 46 इस तरफ आ गए, 46 उस तरफ, दूसरी तरफ चले जाएंगे। फिर नेक्स्ट है टीलोफेज 1, ये है टीलोफेज। ठीक है, टीलोफेज 1 में क्या हुआ, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये खत्म हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स पूरी तरीके से वैनिश हो जाएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बनने लगेगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, फिर से बनने लगेगी। और क्रोमोसोम्स गेट कन्वर्टेड इनटू क्रोमैटिड, जो एक कंडेंस क्रोमोसोम्स, थक्के नुमा घने क्रोमोसोम्स थे, वो धागे नुमा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, देखिए ये 2 न्यूक्लियस में कन्वर्टेड हो गए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है लास्ट, मियोसिस 1 का लास्ट है ये, वैसे मियोसिस 1 डिवीजन कौन सा चल रहा है, मियोसिस 1 चल रहा है, इसमें साइटोकाइनेसिस लास्ट है। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, जो साइटोप्लाज्म है वो 2 हिस्सों में बट जाएगा। साइटोकाइनेसिस से क्या होगा, एक ऐसी लाइन से खींचने लगेगी, यहाँ से देखिए ऐसी एक लाइन से खींचने लगेगी, ऐसे ऐसे। ठीक है, और धीरे धीरे करके ये 2 में बट जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, जिससे क्या बन गई, 2 सेल्स बन गई, एक सेल से कितनी बनी, 2 सेल्स बन गई, इसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। जब एक सेल से 2 सेल्स बनती हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस 1। अब क्या होगा, इसके बाद भी 2 सेल्स बन गई, इसके बाद फिर से डिवीजन होगा, जिसको बोलते हैं मियोसिस 2। क्या बोलते हैं इसको, मियोसिस 2। ठीक है, सेल डिवीजन कितनी बनी, इसमें 2 सेल बनी। मियोसिस 1 के बाद हम पढ़ेंगे मियोसिस 2, जो एक सेल से 2 सेल्स बन गई थी, अब 2 सेल्स के बाद कितनी सेल्स बनती हैं वो देखेंगे। तो जो एक सेल से, मियोसिस 1 में क्या होता है, एक सेल से 2 सेल बनी। ठीक है, अब मियोसिस 2 से यही 2 सेल्स 4 सेल्स में डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, ये कितनी बनी, 4 सेल बनी, 1 2 3 4। अब ये 4 सेल कैसे बनेंगी वो हम सीख रहे हैं। अब ये जो एक सेल को, अब ऐसा नहीं है हम 2 सेल तो दिखा नहीं सकते, एक सेल को हम दिखा रहे हैं आपको। ठीक, केवल एक ही सेल दिखा रहे हैं, दोनों में वही चीज़ होगी। जो एक सेल है इसमें प्रोफेज 2 आएगी, फिर से फेज प्रोफेज 2 में वही चीज़ जो हमने प्रोफेज 1 में सीखी थी वही प्रोफेज 2 में होगा। ये क्या होंगे, न्यूक्लियर एनवेलप, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर होने लगेगी, सेंट्रोसोम 2 में बट जाएगा, और जो हमारा क्रोमैटिड थे, ये जो क्रोमैटिड थे साइटोकाइनेसिस 1 के टाइम पर जो क्रोमोसोम से क्रोमैटिड में कन्वर्ट हो गए थे, फिर से वो क्रोमैटिड क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्रोमैटिड कन्वर्ट इनटू क्रोमोसोम्स। 3 चीज़ें हो गई, सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन टेक्स प्लेस, सेंट्रोसोम 2 में डिवाइड हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिगिंस टू डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगेगी, और क्रोमैटिड कन्वर्ट इनटू क्रोमोसोम्स। जो क्रोमैटिड है वो कंडेंस हो जाएगा, घना हो जाएगा और क्रोमोसोम्स में
बदल जाएगा। ठीक है, नाउ आपने प्रोफेज 1 पर प्रोफेज 2 पढ़ा। प्रोफेज 2 में क्या पढ़ा था, जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो डिसअपियर होना चालू हो जाएगा, सेंट्रोसोम 2 बन जाएंगे और ये जो हमारे जो क्रोमेटिड हैं वो क्रोमोसोम्स में बदल जाते हैं। फिर मेटाफेज 2, मेटाफेज 2 में देखेंगे जो सेंट्रोसोम से क्या होंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स या स्पिंडल फाइबर्स जनरेट होते हैं। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स बनने लगेंगे और जो कि इन पे प्रेशर डालेंगे, इनको खींचेंगे ये। ठीक है ना, ये जो क्रोमोसोम्स को ये खींचना चालू कर देंगे। तो क्या हुआ, जो और न्यूक्लियर जो एनवेलप है, न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स, सेंट्रोसोम मूव्स टू ऑपोजिट पोल। सेंट्रोसोम कहाँ चले गए, ऑपोजिट पोल की तरफ चले गए। न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर हो गया है और माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑब्टेन हो गए हैं। क्रोमोसोम्स कम्स इन इक्विलेटरल प्लेन और क्रोमोसोम्स इक्विलेटरल प्लेन में आ जाते हैं। ठीक है, फिर से देखो मेटाफेज 2 में क्या हो रहा है, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो ये बन रही थी ना, ये धीरे धीरे खत्म, इस समय पूरी खत्म हो जाएगी और जो सेंट्रोसोम है जी अलग अलग जा रहे थे ये ऑपोजिट पोल्स में चले जाएंगे और माइक्रोट्यूब्यूल्स बनने लगेंगे और ये जो आपके क्रोमोसोम्स हैं वो एक इक्विलेटरल प्लेन में आ जाते हैं। ठीक है, फिर है अपना एनाफेज। एनाफेज में क्या हुआ, अभी ये माइक्रोट्यूब्यूल्स ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट हुए, जिससे क्या हुआ, ये जो है ना ये स्ट्रेच हुए, यहाँ से बीच में स्ट्रेच होंगे, जिससे ये क्या होंगे, अलग अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे। ये क्या थे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे, ये अलग अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे। ये बीच से क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ये इस तरफ चला जाएगा और ये इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, ये दोनों टूट जाएंगे और अलग अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे एनाफेज में। फिर टीलोफेज में क्या हुआ, टीलोफेज में क्या हुआ, न्यूक्लियर एनवेलप फिर से बनने लगता है। ये जो क्रोमोसोम्स हैं न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर बंद हो जाते हैं। सेंट्रोसोम अपनी अपनी दिशा में रहते हैं। बस ये टीलोफेज 2 में होता है। टीलोफेज में क्या हो रहा है, माइक्रोट्यूब्यूल खत्म हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बन गई है। देखो आप इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई है। फिर आगे चलेंगे साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, साइटोप्लाज्म बट जाएगा, डिवाइड होके 2 डॉटर सेल्स में दोबारा से बट जाएगा। ठीक है, दोबारा से 2 डॉटर सेल में बट जाएगा। अब देखो क्या हुआ, अब हमने चालू किया था जब जर्म सेल्स थी, जर्म सेल उसके कितने लिए थे हमने, जर्म सेल के लिए थे 4 डॉटर सेल, याद करो 4 डॉटर सेल लिए थे, ये थी जर्म सेल। जब मियोसिस 1 हुआ तो ये 2 डॉटर सेल में बटा, जिसमें 2 क्रोमोसोम्स थे 4 के। फिर मियोसिस 2, ये क्या हुआ, ये क्या है, मियोसिस 1, फिर से ये डिवाइड होगा तो ये 4 में बटा, मियोसिस के 2 के द्वारा। ठीक है, मियोसिस 2 के द्वारा 4 में बटा, जिसमें क्रोमोसोम्स कितने थे, 2 हैं। देखो यहाँ कितने थे, 4 थे, यहाँ कितने बचे, 2 बचे। ठीक है ना, क्लियर है। तो एक जर्म सेल से 4 डॉटर सेल बने और इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या 23 और 23 होगी और इसमें कितनी है, 46 क्रोमोसोम्स की संख्या है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है मियोसिस को लेके, किसी भी लेक्चर को लेके, तो आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।